हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CSP इंडिया चौहान। तो गाइस, मेरी प्रीवियस वीडियोस पे आपने कुछ अच्छा रिस्पांस दिया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड मैंने सोचा एक बोनस वीडियो लाते हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं कराऊंगा पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फाउंडेशन की बिजनेस लॉ का चैप्टर है ये। इसकी यूनिट 1 तो बहुत इजी है, यूनिट 2 छोटी है, वो मैं बाद में देखूंगा, छोटी है वो। बच्चों को मेजर जिसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है यूनिट 2। तो मैंने सोचा चलो यही क्लैरिफाई कराते हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में करना। अगर आपको और कोई चैप्टर भी समझना है तो नीचे कमेंट कर देना, उसकी वीडियोस आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ऐसे भी जिन सितंबर टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। शायद से वीडियो थोड़ा लेट आए, रिकॉर्ड मैं पहले कर रहा हूँ, बट ऑल द बेस्ट। फिर भी कैसा गया आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और जनरल वालों को तो बस प्रिपेयर करते रहो, मेहनत करते रहो। तो चलिए शुरू करते गाइस। चलिए आ जाइए, अपनी आप स्क्रीन पे आ गया होगा। तो मैं अब हम शुरू करेंगे। देखो, तो हम सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस ऑफ अ पार्टनर। ये वैसा रिलेशंस नहीं, रिलेशंस ऑफ अ पार्टनर, ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं पार्टनर कौन होते हैं। पार्टनर दो लोग जब आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, रिस्क बेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और एक जैसे म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट आप पढ़ चुके होगा अगर आप यूनिट 2 पढ़ रहे हो। म्यूचुअल एजेंसी यानी एक पार्टनर कुछ भी काम कर रहा है तो बाकी सारे पार्टनर्स उसके काम के लिए लायबल होते हैं। यानी जो भी वो काम करेगा उससे सारा भुगतान सारे पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये दो पार्टनर्स के बीच रिलेशन मेन है। बट अब हम जानेंगे क्या क्या करना होता है पार्टनर्स। हम पार्टनरशिप फॉर्म में आ चुके हैं, आप मैं हम सब पार्टनर्स। अब देखते हैं हमें करना क्या है आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले तो गाइस, सबसे पहले ये हमारे सामने यही बोला है, रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या रिलेशन है, तो ये क्या बोला है इसमें देखते हैं। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सेक्शन 9। जनरल ड्यूटीज मतलब नॉर्मली क्या क्या करना है पार्टनर को। सबसे पहली बात मैं बिना पहले एक बार समझाता हूँ। पार्टनर को हमेशा अपने बारे से पहले पूरे पार्टनरशिप फर्म के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ सबका कॉमन एक बंदा एक चीज़ एडवांटेज हो। ऐसा नहीं है उससे फ़ायदा सिर्फ मुझे हो, सबके लिए कॉमन फ़ायदा हो, ऐसा कोई काम करो। सेकंड, जितना भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो अपने पार्टनर्स को सब कुछ बताओ कि हाँ भाई मैंने ये करा, कुछ भी गड़बड़ी मत करना। तो यही इसमें बोला है, थोड़ा लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, आप देख लीजिए, आप लिखवा दीजिए। तो इसमें सबसे बोला ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, आपको समझ आ गया जब पार्टनर शुड कैरी ऑन द बिजनेस ऑन द ग्रेटेस्ट टू द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। और सेकंड क्या बोला, देखो फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द थिंग्स अफेक्ट, जो फर्म को अफेक्ट करिए उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन्हें बताई जाए। उनको सारे बाउंड टू रेंडर द अकाउंट, सारे अकाउंट दिखाए जाएं, क्या क्या है क्या क्या हुआ है। जिसको समझ नहीं आ रहा उसको एक्सप्लेन भी करना है और फुल इन्फॉर्मेशन देनी है उस बंदे को भी कि हाँ भाई चाहे उसे समझ नहीं आ रहा पर उसे समझाओ कि ये हुआ है हमारे फर्म। तो पहला पॉइंट समझ आया। जनरल ड्यूटीज़ मतलब उसको क्या क्या करना है। पहला सबका ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सबका फ़ायदा देखना है, सबको सब कुछ बताना है, बेसिकली इसका ये मतलब है। अगला पॉइंट क्या है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस कोज्ड बाय फ्रॉड। अब देखो इसको एक बार लाइन बाय लाइन तोड़ के देखो। ड्यूटी यानी हमारी ये हमारी जिम्मेदारी है। जो ये ड्यूटी इसका मतलब होता है जिम्मेदारी किस चीज़ की। ये जो ये वर्ड है ना इंडेमनीफाई, इसका मतलब तुम लिख लेना, इसका मतलब होता है भुगतान करना। इंडेमनीफाई का मतलब होता है भुगतान करना। अब भुगतान किस चीज़ के करने की ड्यूटी हमारी, भुगतान करेंगे हम जो भी हमने लॉस कोज्ड बाय फ्रॉड। अगर हमने कोई फ्रॉड कर दिया तो उसका भुगतान हम ही करेंगे। अब सोच लो कि मैंने म्यूचुअल एजेंसी बताया था कि एक पार्टनर कुछ करेगा तो उसको सबको भुगतान करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पर मैं यही लिखा है इसमें, किसी ने कुछ करा, थर्ड पार्टी आई कंप्लेंट करने, तो थर्ड पार्टी को जो भी मिलेगा क्लेम वो सारे मिलके देंगे अपने अपने शेयर के हिसाब से। पर जो एंड में जब वो चला जाएगा अपना, तो आपस में इंटरनली जितना भी कॉन्सिक्वेंसेज दबाव है सारा उसी पार्टनर पे पड़ेगा जिसने फ्रॉड किया है। और जो जो हिस्सा उन्होंने दिया था थर्ड पार्टी को वो उससे ले लेंगे। तो एक तरह से उन्होंने नहीं दिया ना, तो ये सीन है। दो ये आ जाते हैं, क्या लिखा है, अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड कमिट करता है, देखिए हाईलाइट रहा दो, कोई भी पार्टनर फ्रॉड कमिट करता है तो मस्ट मेक द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म। फर्म सस्टेन करेगी, यानी सारे पार्टनर जितने भी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हो सारे पार्टनर्स में डिवाइड तो हो जाएगा वो लॉस। लेकिन
एट द एंड जो सारा होल कॉन्सिक्वेंस अपॉन सारे पार्टनर्स मिलके सारे कॉन्सिक्वेंसेस उस एक पार्टनर पे डाल देंगे कि तू माल मेरे को हमारा जितना भी घाटा हुआ है तुम्हें दे। जब वो फ्रॉड करेगा तो उसी केस में ऐसा वो बोल सकते हैं, वरना वो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फ्रॉड करेगा तो उसे भुगतान करना पड़ेगा, बेसिकली इसमें ये बोला। अगला पॉइंट क्या बोला है, determination of rights and duties of a partner by a contract between partners by a contract between the partners। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा राइट और ड्यूटी भी होती है, तो क्या बोला है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर में डिटरमाइंड बाय द बिटवीन द पार्टनर्स सच कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस इंडिविजुअली। जितना भी ड्यूटीज़ और राइट्स है वो सारी चीज़ें ना पार्टनर्स जो एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप डीड उसमें डिफाइन होता है, चाहे वो इम्प्लीड हो चाहे वो एक्सप्लीड हो, सब कुछ उसमें डिफाइन होता है। अभी क्या लिखा है, इसका काम आगे आएगा पर फिर भी मैं एक बार समझाता हूँ। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होता है कि जो पार्टनर है ना वो बिजनेस कैरी नहीं कर सकता, जब वो पार्टनर है तो दूसरा बिजनेस कैरी नहीं कर सकता। यानी अगर मैं आपका पार्टनर हूँ तो मैं साथ साथ अपना कोई दूसरा बिजनेस नहीं चला सकता, मेरे को आपके साथ ही काम करना पड़ेगा। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एकदम क्लियरफाई कर दूँगा। अब देखो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एकदम सिंपल समझाऊँ तो एकदम ये जो ये नीचे डाक में ये चीज़ दे रखी नहीं, ये सारी चीज़ें ये जितनी चीज़ें हैं सारी इसी को एक्सप्लेन कर रखा है ब्रीफली। मैं आपको इधर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा कंप्लीट, आप गो थ्रू कर देना लाइन बाय लाइन। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में पार्ट लेने का हर पार्टनर को राइट है, ये तो सबको पता है, हर पार्टनर बिजनेस में राइट ले सकता है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू डिलीजेंटली टू डू हिज एक्टिविटीज़, सारे पार्टनर्स को अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर कोई डिफरेंस रहे तो ऑटोमेटिकली विद द बिजनेस में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एवरी शेयर पार्टनर एक्सपीरियंस, यानी कोई भी काम कर रहे हो तो हर पार्टनर की मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर उसमें मतलब बोलना चाहिए कि हाँ एक पार्टनर के कहने से कुछ ना हो, सबके ओपिनियन लेना ज़रूरी है, सबके ओपिनियन लेना ज़रूरी है। और कोई भी बिज़नेस के चेंज, बिज़नेस के अंदर बिज़नेस के नेचर में चेंज करना है तो सबका पार्टनर्स का कंसेंट होना ज़रूरी है। एक बार फिर से सुन लो, अगर बिज़नेस के नेचर में चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल डिसीजन ले रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ही विन करता है। नेचर चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, लेकिन अगर कुछ और ऑर्डिनरी कोई एक्शन है तो उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इनफ है। अब अगर एवरी पार्टनर, जितने पार्टनर हैं सबको राइट है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अपनी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर घर ले जाकर कुछ भी करके पढ़ सकें, या वो मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आके उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ सके। इसका राइटर ये पॉइंट है, ये डेथ ऑफ अ पार्टनर इन केस। तो जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैव राइट टू एक्सोल द इंस्पेक्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, जितना समझ आ गया होगा, आई थॉट सो। एंड ये इसी को एक्सप्लेन करा है नीचे अच्छे से, वही जो आप कह रहे हो ना, आप सोचोगे मैंने क्यों नहीं पढ़ाई ये इतना, इसको पढ़ना जो मैंने अभी बताया ना वही है, उसी को एक्सप्लेन करा है। देखो एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक कंडक्ट इन द बिजनेस, देखो राइट ऑफ द पार्टनर टू टेक द कंडक्ट इन द बिजनेस सेम है, बस उसको एक्सप्लेन करा गया। देखो ये इधर से समझ आ जाएगा। सेक्शन 12 का ए पार्ट ना, ये क्या है, सॉरी ये सेक्शन 12 ये इसका ए पार्ट, ठीक है। तो इसी को एक्सप्लेन करा। फिर भी मैं एक बार ऊपर से बता देता हूँ, ये क्लियर है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज है। पार्टनर कुछ भी काम करने से पहले हर पार्टनर को कंसल्ट करना है, यानी वही पॉइंट, यानी हर पार्टनर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। अगर तुम नॉर्मल डिसीजन रूटीन देखो, अगर तुम नॉर्मल रूटीन मैटर्स में हो तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स का डिसीजन प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर तुम्हें नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज करना है, कहाँ गई वो लाइन, इफ़ यू हैव टू चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस, हाँ देखो, बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर जब तक कंसेंट नहीं करेंगे तो बिजनेस का नेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं तो उनकी बात मानी जाएगी। राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स, ये समझा दिया था मैंने। राइट ऑफ, अगर कोई मर जाता है तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अब म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती है, म्यूचुअल यानी आपस में क्या है, यही सारे पॉइंट्स है, यही वही सेम सीन है। सेक्शन 13 का जितने पॉइंट्स हैं ये सारे नीचे एक्सप्लेन करे गए हैं। मैं एक्सप्लेनेशन से भी बताता हूँ। देखो 13 का ए ये देखो ऐसे ही इनको एक्सप्लेन करा गया है, तो इधर ही आता है डायरेक्ट। तो येलो पेन कैमरा है।
तो राइट टू रेन्यूमरेशन, इसको मैं अगर बेसिकली एकदम ज़मीन पे बैठ के एकदम ठंडे से समझाऊँ, रेन्यूमरेशन अगर तुम्हारा फर्म पहले से देता आया है पार्टनर्स को, अगर तुम्हारा फर्म पहले से रेन्यूमरेशन देता आया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता आया है पहले से ही, तो अगर तुम पार्टनर बन रहे हो तो तुम उसके लिए क्लेम कर सकते हो कि मुझे भी चाहिए। अगर तुम्हारा फर्म पहले से देता आया है या अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या सैलरी मिलेगी तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर दो ही पॉइंट है, पर वैसा हो, या तो एग्रीमेंट में लिखा होगा या तुम्हारे बिजनेस का कस्टम यही होगा कि वो अपने पार्टनर्स को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो यही इसमें सिंपल ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेन्यूमरेशन in addition to shares of profit until, but this can also be varying, एग्रीमेंट हो तो ये वैरी कर सकता है, ठीक है। द पार्टनर कैन क्लेम रेन्यूमरेशन इवन इफ द एब्सेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब भी द पार्टनर कैन क्लेम द रेन्यूमरेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ द, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब क्यों मांग सकता है वो, जब तुम्हारा बिजनेस कस्टम ही यही हो कि वो अपने पार्टनर्स को देता है वो। तो देखो उसमें ये लिखा होगा, अगर बिजनेस का कंटिन्यूड यूसेज ऑफ द फर्म, ये सैलरीज रेन्यूमरेशन इज पेबल, रेन्यूमरेशन देते ही आए हैं, कस्टम है हमारा, कस्टमरी है टू पे रेन्यूमरेशन, तो मांगना देना पड़ेगा उसे। अब देखो राइट इन शेयर टू प्रॉफिट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, अब ये तो बेसिकली सभी को पता होगा, जो कॉमर्स के उनको तो सभी को पता होगा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। यानी वैसे अगर कोई रेशियो एग्रीमेंट में दे रखी है तो रेशियो में करेंगे हम, जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हमें लेंगे रेशियो में, अगर कोई एग्रीमेंट में दिया है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया तो हम इक्वल बांटेंगे। ये तो अगर हमारे बच्चों को पता होगा अकाउंट्स वाले, अगर कोई और स्ट्रीम का तो एक बार तो क्लियर कर दो। अगर हमारे एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो मेंशन्ड है तो हम उस रेशियो में हमारा प्रॉफिट बांटेंगे, अगर कोई रेशियो मेंशन नहीं है तो हम इक्वल बांटेंगे। क्लियर, यही लिखा है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने समझा दिया था, सेम सीन है यही वाला। अगर हमारे बिजनेस का कस्टम ही यही है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है तो हम क्लेम कर सकते हैं, या हमारे एग्रीमेंट में लिखा है तो हम क्लेम कर सकते हैं बस, वरना नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज, ये भी हमारे बच्चों को अकाउंट्स कॉमर्शियल बच्चों को पता होगा। कोई भी पार्टनर अगर हमें हमारी फर्म को लोन देता है, हमारा पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है तो उसको मिनिमम 6% तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो किसी और एग्रीमेंट के हिसाब से देंगे, वरना 6% तो देना ही देना है, इतना याद रखना। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर इसका मतलब तो इंडेमनीफाइड मतलब मैंने बताया था भुगतान करना, क्या है, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू बी इंडेमनीफाइड, हर पार्टनर का भुगतान करा जाएगा अगर उसने पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इनकर्ड इन ऑर्डिनरी, अगर उसने कुछ भी करा है जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कंडक्ट में यानी प्रॉपर कंडक्ट में करा है, अच्छे से करा है, गुड फेम, अगर इन एक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द एनी लॉस। अपना समझता हूँ, अगर जैसे मान लो हर पार्टनर को भुगतान करा जाएगा अगर उसने, एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने फर्म में बैठे हो और कोई नहीं है, फर्म में आग लग गई, ठीक है। अब आपको राइट नहीं था कि वो जो हमारा कैश काउंटर था उसमें हाथ लगाना, उसमें से भी कोई उसको डायरेक्टर को हाथ लगाना अलाउड था, लेकिन आग लगी, आपने चाबी खोली उसकी, जो भी हमारा केस है उसकी चाबी खोली और उसके बाद आपने सारे पैसे निकाल के बाहर ले आए, कुछ पैसे चले गए और कुछ, लेकिन कोई आपसे यूँ नहीं बोलेगा कि आपके पास वो नहीं था, इस चीज़ का राइट नहीं था ये छूने का, भाई जल जाते सारे पैसे। उसने इन केस इमरजेंसी एन एक्ट ऑफ इमरजेंसी में फर्म को बचाए ना किसी लॉस से, तो उसको जो भी घाटा हुआ है, उसका जो भी घाटा हुआ है वो सारा फर्म पे करेगी, फर्म यानी भुगतान करेगी, उस बंदे को कोई घाटा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो अगर कोई बिजनेस, मैं गया था अपने बिजनेस के काम से कहीं पर और हमारे बिजनेस का माल थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, कुछ वो हो गई और पैसे कम पड़ गए, तो मैंने अपने पैसे निकाल के ठीक करवा के लिया है, तो जो फर्म है वो मुझे इंडेमनिटी भुगतान करेगी मेरे जो मैंने खर्चा किया है फर्म को लॉस से बचाने के। क्लियर, अगेन राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म, अगर हमने कोई जानबूझ के विलफुल कोई नेगलेक्ट कंडक्ट कर दिया बिजनेस में तो हम फर्म का भुगतान करेंगे। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो फर्म हमारा भुगतान करेगी, लेकिन अगर हम कुछ गलत करते हैं तो फर्म को हमें भुगतान देना पड़ेगा। क्लियर हो गया राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला। इसमें बच्चों को मेजरली प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है, पर मैंने क्लैरिफाई करा दिया, आई डोंट थिंक सो अब तो प्रॉब्लम आएगी।
तो अगला टॉपिक शुरू कराते हैं। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के साथ हमारे 2 पॉइंट्स हैं, मैं इनको एक साथ कवर करना चाहूँगा। देखो, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप, जॉइंट एसेट, स्टॉक, पार्टनरशिप एसेट बोलते हैं। इसमें मतलब मेजरली होता क्या है, जो भी चीज़ हम ला रहे हैं फर्म में, जो भी चीज़ हम फर्म में ला रहे हैं वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। हम यानी कौन, पार्टनर्स ला रहे हैं, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जितना भी हमने कमाया है, खरीदा है, बसाया है अपने फर्म में, वो सब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। और जो पार्टनरशिप की गुडविल है वो भी एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है ना पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले जो हम लाए हैं, सेकंड जो हमने कमाया है, जो हमने खरीद के डाला फर्म में, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड वन इज़ पार्टनरशिप फर्म की गुडविल। तो देखो, मेजरली मैं समझाऊँ, इसमें यही लिखा है मेजरली, और अगर क्लैरिफाई करके मैं तुम्हें दूँ, पार्टनरशिप के जो भी एसेट होते हैं ना, उस पर कोई एक पार्टनर आके हक नहीं जमा सकता। पार्टनरशिप में जितना भी सामान है, सब पे सारे पार्टनर्स का इक्वल राइट्स है, उनके रेशियो के हिसाब से, रेशियो नहीं, इक्वल राइट है। अगर क्लैरिफाई करूँ तो इक्वल राइट है। अगर जैसे मान लो पार्टनरशिप की कार रखी है, तो कोई भी पार्टनर बिना किसी दोनों के अगर कंसेंट दे दिया तो वो एक अलग चीज़ है, बट किसी ऐसा अपना हक नहीं जमा सकता कि ये मेरा एसेट है, मैंने पैसे डाले हैं, नहीं। जॉइंटली यूज़ करना पड़ेगा फर्म के काम के लिए, फर्म के कंडक्ट के लिए। तो ये इसमें बोला सबसे पहले, ऑल राइट प्रॉपर्टीज इंटरेस्ट विच पार्टनर्स में ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ कंट्रीब्यूशन। जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जितने भी प्रॉपर्टी जो हमने परचेज किया है, एक्वायर करी है, फॉर द पर्पज एंड कोर्स ऑफ फर्म यानी हमने बिजनेस करते करते जो हमने खरीदा है वो सारा, और पार्टनरशिप की गुडविल। ये 3 चीज़ें आती हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी में। गुडविल क्या है? अगर सिंपली बोलूँ, गुडविल वो चीज़ है जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। जब हमें गुडविल एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने की एबिलिटी देता है। अगर एक छतरी 100 रुपये की बिक रही है, पर उस पर किसी ब्रांड मार्केट डाल दिया तो वो 1000 रुपये की भी बिकेगी। तो प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ ना मैं, जो प्रॉफिट से ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ अपना, वो सारा क्या है? गुडविल। गुडविल क्लैरिफाई हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर, देखो क्या बोला, ये पॉइंट अच्छा है, ये की पॉइंट अच्छा है। इसमें क्या बोला है, अगर मैं अपना माल घर से कोई अपनी मशीन उठा के मैंने फर्म में रख दी, यूज़ कर लिया, तो वो मेरी ही है, चाहे वो उसे फर्म यूज़ हो रही है, फर्म के काम के लिए यूज़ हो रही है, फर्म के काम के लिए यूज़ हो रही है, पर वो कोई सब मिलके नहीं लाए, वो मैं बता के लाऊँ कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर रखवा रहा हूँ, चाहे मेरी उस जगह पे वो रखी है, पर है वो मेरी। तो ये इसमें लिखा है, when the property is exclusively belonging to a person does not become the property of a partnership merely it is used for the business of the partnership। यानी चाहे वो बिजनेस के लिए यूज़ हो, पर वो बिजनेस की नहीं हो जाएगी, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। अब सेकंड पॉइंट का एप्लीकेशन, वही जो मैंने समझाया था, सारे एसेट्स जॉइंटली यूज़ होंगे, कोई सेपरेट किसी का कोई राइट नहीं है। एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू आउट कर लेना, वही चीज़ लगी है। एंड टाइम पे सबको बढ़ जाएगा, लेकिन कोई एक लाइन, ये देखो, इन पार्टनरशिप देयर इज कम्युनिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। यानी सबका बराबरी अधिकार है चीज़ों का। अनटिल क्या बोला, बट डज नॉट मीन ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप अ पर्टिकुलर पार्टनर हैज़ एनी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द एसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर का एसेट पे इंटरेस्ट या राइट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टनर का राइट है, किसी पर्टिकुलर का नहीं है। अब क्या बोला है, पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर है वो प्रॉफिट कमा लेता है, जैसे मान लो हमारी केक की कंपनी है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो केक की है, और मेरी पर्सनल एक चीनी की दुकान है। अब मैं चीनी की दुकान यहाँ से बढ़िया ले सकता था यहाँ से, पर मेरे को पता था मेरी दुकान है, मैं तो अपना केक का सारा माल चीनी का उधर से ऑर्डर कराऊंगा, तो वहाँ से मैंने खरीदे, जो मुझे प्रॉफिट हुआ ना, वो भी मुझे ला के अपने पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फर्म के नाम पर प्रॉफिट कमाया अपना पर्सनल। तो यही इसमें लिखा है, क्या बोला है, इफ़ अ पार्टनर डिराइव्स एनी पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ द फर्म का ट्रांजिशन करके अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, और फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म
ही शैल अकाउंट दैट प्रॉफिट टू द फर्म, फर्म को देना पड़ेगा उसे वो प्रॉफिट। इफ़ अगर जैसे मान लो मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मैं जूतों का काम करता हूँ, मैंने एक पर्सनल पे अपना कोई फर्म खोल लिया, इसमें भी मैं जूतों का काम करता हूँ, तो मुझे उस फर्म का भी सारा प्रॉफिट पार्टनरशिप को देना पड़ेगा, ऐसा रूल कहता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन फर्म। देखो इसमें ये मतलब का कंसेप्ट डाला गया, फर्म में कोई भी चेंज हो पार्टनरशिप के राइट्स नहीं बदलेंगे अनटिल हमारा एग्रीमेंट हम मॉडिफाई नहीं करवाते। तो क्या बोला है, अगर कोई फर्म, देखो उसमें सेम लाइन बाबा रिपीट करिए, मैं आपको नोटिस कराऊंगा। आफ्टर अ चेंज इन फर्म, ठीक है, क्या बोला गया है, व्हेन चेंज ओकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्म। बाकी लाइन सेम रिपीट हो रही है पूरे उसमें, देखिए द सेम म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज वही रहेंगी जो पहले थी, सेम एज दे इमीडिएटली बिफोर द चेंज, जो पहले थी। अब यही लाइन नीचे छापी हुई है, देखिए व्हेन येलो पेन, हाँ, जब भी पार्टनरशिप जो है वो फिक्स टर्म के लिए यूज़ होती है और उसका एक्सपायर हो जाता है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर रिमेन सेम, वही सेम चीज़ प्रॉपर मतलब सेम ही छापी, बट वही मीन वही एसेंस के साथ लिख दिया, वही क्या बोले मैंने एडिशनल टेक, जब वही कुछ नया हम ट्राई करेंगे पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ, मेरा फर्म कॉन्स्टिट्यूट कैरियर, अगर एक से ज़्यादा फर्म हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वही म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ रहेंगी जो ओरिजिनल हमारे पे पहले थी, ठीक है। रिलेशन ऑफ अ पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज़ के लिए पार्टनर्स का क्या रिलेशन है, तो ये शुरू करवाते हैं। थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या होएगा, सबसे पहले शुरुआत में एक बात है, पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर कुछ भी काम करता है उसका भुगतान सारा सबको करना पड़ेगा। अगर मेरा पार्टनर कोई काम करता है तो उसका भुगतान सारा काम मेरे को भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मान लो एजेंट ऑफ द फर्म, अगर मेरा कोई एजेंट है, मेरा एम्प्लॉय है, कोई सेलर है मेरी दुकान का, वो कुछ भी सामान बेचता है, वो सामान ख़राब निकल गया, कुछ भी गलत आ गया, तो सीधा नाम उंगली मेरे पर उठेगी ना। अगर बात ऊपर लेवल तक गई तो मेरे पर उंगली उठेगी ना कि मेरी दुकान है। तो वही बात है, हर पार्टनर बाहर वाले के लिए एजेंट होता है कि हमारी फर्म की तरफ से ये बंदा तुमसे डील करेगा, तो वो एक फर्म का एजेंट है। हर पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है और दूसरे का प्रिंसिपल होता है। इसको समझाने की कोशिश करूँ, जब भी जैसे मैंने अपने फर्म के लिए कुछ किया तो मैं एज अ एजेंट जा रहा हूँ कि मेरे कुछ भी करने ना करने से फर्म के सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, मैं एक एजेंट हूँ फर्म का। और एज अ प्रिंसिपल क्या है, जब कोई और पार्टनर जा रहा है और उसने कुछ गलत कर दिया तो उसका भुगतान मैं भी करूँगा, तो मैं उसका प्रिंसिपल भी हो गया और एक तरह से मैं उसका एजेंट भी हो गया। तो इसे ही कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यही यहाँ पर लिखा है, टाइम वेस्ट होगा, बहुत बड़ा लिखा है, सेम जो मैंने समझाया यही लिखा है, आप एक बार रीड आउट कर लें, ना समझाए तो कमेंट में बता दीजिएगा। इम्प्लीड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, यानी इम्प्लीड अथॉरिटी, इम्प्लीड मतलब तो क्या होता है, जैसे मान लो इम्प्लीड यानी अपने आप में होना, जैसे होता है ना कि ये तो होना ही चाहिए। जैसे एक होता है एक्सप्लीड, तो एक्सप्लीड होता है जिसमें होता है हम बताते हैं कि तुझको ये करना है, जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरे पेरेंट्स सिखाएंगे तुझको इन लड़कों के साथ नहीं घूमना, तुझको इन लड़कों के साथ बैठना है, ऐसा करना है, ठीक है। ये एक्सप्लीड है कि मेरे को बता दिया गया है। एक इम्प्लीड मुझे अपने आप में नहीं होता कि मैं अच्छा बन के रहूँगा, अच्छा बन के रहना चाहिए। इम्प्लीड अपने आप में होना, जैसे एक इंसान को कैसा होना चाहिए, जैसे और मैं एक्सप्लेन करूँ डीपली थोड़ा, जैसे कोई कूली होता है, कूली आप सामान लेके ट्रेन से उतरे हो तो और कूली ने आपका सामान उठा लिया, आपने कुछ बोला नहीं, तो एक तरह से वो ये मान लेगा ना आपने हाँ बोल दी उसको। इम्प्लीड हो गया ये कि अपने आप जब चीज़ें वो समझ जाती है ना इंसान अपने आप, तो उसे कहते हैं इम्प्लीड, जो कहीं पे लिखा नहीं है पर ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी हम इस पर कुछ बोले या ना बोले पर लॉ ने इतना बोला, इतना तो होना ही चाहिए इसको, ठीक है। तो क्या बोला है, इन द एब्सेंस, अगर कोई हमारे पार्टनरशिप इम्प्लीड अथॉरिटी क्या होती है, हमारी इम्प्लीड अथॉरिटी हमें क्या पावर नहीं करती कि हम क्या नहीं कर सकते। सबसे पहला सबमिट अ डिस्प्यूट, कहीं हम कोर्ट में हमारी कोई बीच की लड़ाई हो रही है, मैं कल कोर्ट में जाके देखा जाऊँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता।
मैं बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता फर्म के नाम पर। मैं कोई भी क्लेम ऑफ परचेस ऑफ, जैसे तुम मुझे 1000 देना है, मेरे फर्म को तुम्हें 600 देना है, तो मैं क्लेम ऑफ बिना म्यूचुअल कंसेंट के मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं अपने दम, कल हमारे पार्टनरशिप फर्म की कोई फाइट चल रही है, मैं परसों गया, मैंने कहा भाई हमारी केस वापस कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भाई मैं अपने फर्म का केस खुद नहीं ले सकता। कोई भी लाइबिलिटी मैं प्रोसीड, यानी जैसे मैं कुछ भी उधार फर्म के नाम पे एडमिट एंड लाइबिलिटी इन सूट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। अब मैं या तो ये नहीं कर सकता कि हाँ भाई कुछ लड़ाई चल रही है और मैं जाके कह रहा हूँ हाँ भाई हमारे फर्म की गलती है, हमारी लाइबिलिटी हम पे कर देंगे, ऐसे नहीं कर सकता। हम कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं खरीद सकते फर्म के नाम पे, हम कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फर्म की, या किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जिसको बच्चों को दिक्कत आती है। मेन ये जो मेजर कंसेप्ट है, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, हम कैसे काम करें जो फर्म हमारे लिए बाइंड हो जाए। जैसे अब मैं जा रहा हूँ, मैं किसी दुकान पर गया, शोरूम पे गया, मैं जाके बोलूँगा मैं अंबानी के बिज़नेस का एजेंट हूँ, मेरे को माल सप्लाई करा। अब वो कहेगा भाई जा भाई क्या कह रहा है। तो यही पॉइंट है, हम कैसे ये बताएं मोड, हम किस तरह से ये काम करें जो हम अपनी फर्म को बाइंड कर सकें उस काम में, यानी बाद में कुछ होता है तो फर्म भी रिस्पॉन्सिबल हो हमारे काम से। सबसे पहले एक मेजर एक जनरल नॉलेज का सीन, अगर मैं फर्म के नाम पर कुछ लेने जा रहा हूँ तो मैं फर्म का डॉक्यूमेंट लेके जाऊँगा, ये देखो फर्म हमारे बॉस ने ये कंसेंट दिया है, इसे इतना माल सप्लाई करवा दो। बॉस के कोई मेल या कोई मैसेज मैं पहुँचाऊँगा वहाँ तक, कोई प्रूफ दूंगा कि यहाँ पे मैं फर्म के बेसिस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हूँ कि जितना मेरे को अलाउड है मैं तो उससे आगे जा नहीं रहा। अगर मेरे को लोन लेना अलाउड नहीं है तो मैं लोन नहीं ले रहा। तो हम पार्टनरशिप, अगर हमने लोन ले लिया, हमें अलाउड नहीं है, तो ये फ्रॉड में आ जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके चलो। तो क्या बोला है, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, इन ऑर्डर टू फर्म को बांधने के लिए अपने काम से कि फर्म सब रिस्पॉन्सिबल हो। जो भी पार्टनर ने काम एग्जीक्यूट किया है ना, वो फर्म के नाम पे होना चाहिए, या कोई भी ऐसा तरीका मैनर दिखाओ कि एक्सप्रेस जो ये बताए कि फर्म के इंटेंशन है कि हम फर्म की तरफ से आए हैं, ये बताने के लिए। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि क्या क्या कर सकते हो तुम, क्या क्या होना चाहिए, बेसिक कंडीशंस दैट मस्ट डन। जो फर्म काम करती है उसी के तरीके से हम काम करें। जैसे फर्म का काम है जूते बनाना, तो हम जा रहे हैं फर्म का डॉक्यूमेंट लेके कि हाँ भाई जूतों का सोल का मटेरियल ले दो, तो अच्छा है। अब हमारे फर्म का काम है जूते बनाना, मैं जा रहा हूँ प्रिंटर की दुकान पे कि प्रिंटर खरीदना, हमारे फर्म ने बोला, तो बोलेगा भाई तुमने अपने बिज़नेस के ऑर्डिनरी कोर्स में काम नहीं करे, जो तुम्हारा बिज़नेस काम करता है वो काम तुम नहीं कर रहे, तो हम कैसे मान लो तुम फर्म की तरफ से आए हो। तो समझ गए। तो यूजुअल बिज़नेस कोर्स में हमें काम करना चाहिए, और हमारी जितनी अथॉरिटी, हमें जितना अलाउड है हम उतना ही काम करेंगे, ठीक है। जितना हमें अलाउड किया गया उतना ही हम काम करेंगे। इसी को नीचे एक्सप्लेन किया। वही एक पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं लोग। नॉर्मल कंडक्ट में काम होना चाहिए, फर्म जो भी काम कर रहे हो फर्म के नेम पे होना चाहिए। और वही इसी का एक समरी बना के दे दी, जो ऊपर 3 पॉइंट है उसको एक समरी बना के दे दी। टू बाइंड द फर्म, जितने भी है यूजुअल वे में काम होना चाहिए, बियॉन्ड द नेचर काम होना चाहिए, यानी जो नेचर है बिज़नेस का सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। जूते है तो जूते के रिलेटेड काम होना चाहिए। ये पूरा समरी वाइज दे दिया, क्लियर हो गया होगा, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको इसका मतलब क्या है, हम किस तरह से काम करें जो हमारे काम करने से फर्म है वो बाइंड हो जाए हमारे काम से। अगर पार्टनरशिप कोई जनरल कमर्शियल नेचर की, यानी कुछ भी काम अभी मतलब वो कुछ भी कर लेती है, वो टारगेट बेसिस पे चलती है, तो वो कुछ भी करे उसकी मर्जी है। वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बेचे खरीदे, वो सामान गुड्स खरीदे पार्टनरशिप पे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, डेट्स बनाए, कुछ भी करे, तो इसमें अथॉरिटी और उसका काम नहीं है कि इसमें नेचर का काम नहीं है, जनरली है, कुछ भी काम कर सकती है फर्म। तो इसमें वो वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही कि सिर्फ बिजनेस के नेचर में काम होना चाहिए। तो ये इसलिए अलग से ये पॉइंट दिया गया है, वैसे वो सेपरेट कोई काम नहीं है। एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लेड अथॉरिटी। इम्प्लेड यानी जो अपने आप है, जो होनी चाहिए, अथॉरिटी यानी शक्तियाँ, यानी जो हमारी अंदरूनी शक्तियाँ, जो शक्तियाँ हमारे पास होनी ही चाहिए, उसको कम ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट में लिखा होगा सारे पार्टनर की कंसेंट से वो होगा, डेफिनेट सी बात है। तो क्या बोला गया है,
या तो एग्रीमेंट में बोला होएगा। और थर्ड पार्टी, अगर मान लो हमने एक पार्टनर को राइट्स कम दे रखे, थर्ड पार्टी ने वो काम करा जो उसके राइट में नहीं है उसका। जैसे मान लो हमने बी को बोल रखा है ये लोन नहीं दे सकता फर्म की तरफ से, पर कोई थर्ड पार्टी आके बी से लोन लेके जा रही है फर्म के बिहाफ पर कि फर्म दे रहा है लोन उसे, ऐसा उसको राइट है, बी को नहीं है ना, पर फिर भी वो दे रहा है। तो ये कब थर्ड पार्टी उसके वो चंगुल में फंसेगी? कब? जब थर्ड पार्टी को पता होगा कि यहाँ पे इसको अलाउड नहीं है, फिर भी वो ले रही है उससे लोन, एंड थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट इज डीलिंग विद अ पार्टनर ऑफ फर्म। यानी इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। थर्ड पार्टी नो, जब थर्ड पार्टी को पता होगा कि इसको अलाउड नहीं है, फिर भी उसने उससे काम किया, और जब उसको पता नहीं होगा कि यहाँ पे वो फर्म के पार्टनर से डील कर रही है, तो इसमें क्या बोला है? A partner borrows Hazard in the same nature of the firm but in excess of authority but utilizes the same of to pay the debt। यानी ए पार्टनर है कोई, उसने 1000 रुपये फर्म के बी से पैसे लिए। ए पार्टनर बोरोज फ्रॉम बी 1000 फर्म के नाम पर उसने पैसे लिए और उसने फर्म के लाइबिलिटी पे कर दी उससे। अब देखो उसको अलाउड तो नहीं था, इन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी लिखा, तो इन एक्सेस उसको अलाउड तो नहीं था, पर उसने ले लिए। अब उस जो बंदा था बी, जो उसकी फर्म थी ना कि वो ट्रेडिंग फर्म थी, तो बी को लग रहा है बिजनेस का नेचर यही है, क्या पता सच में लोन लेना उन्हें, तो उसने दे दिया। पर देखो क्या बोला है, इट इज़ विद इन द इम्प्लीड अथॉरिटी ऑफ ए टू बोरो मनी फ्रॉम द फर्म। तो उसने ऐसा सोचा होगा ना, जब ट्रेडिंग फर्म है, पार्टनर है बंदा ये, तो उसके पास तो राइट होंगे, तो बी ने दे दिए पैसे उसे भाई। दिस इम्प्लीड अथॉरिटी एज यू हैव नोटिस में बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी ये रिस्ट्रिक्ट कर दी थी हमने, ए को मना करा हुआ था कि वो लोन नहीं ले सकता, हमने मना करा हुआ था ये, पर ये थर्ड पार्टी को पता था नहीं, तो उसकी गलती है मेजरली तो नहीं। नाउ बी, जो पैसा जिसने दिया वो रिस्ट्रिक्शन से अनअवेयर था, उसे पता नहीं था कि इसको अलाउड ही नहीं है, तो फिर जो ए द फर्म विल बी लायबल टू पे मनी टू बी, तो पूरी फर्म लायबल होएगी बी को पैसा देने के लिए, क्योंकि बी को तो अगर बी को पता होता कि इसको अलाउड नहीं है फिर भी वो ले रहा है, तो फिर बी के लिए तो फिर अप्लाई और जब ये लिखा ऑन द कॉन्ट्रैरी, अगर बी अवेयर होता कि उसकी रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी है, तो फर्म है ना एब्जॉल्व हो जाती अपनी लाइबिलिटी से, फर्म की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती कि वो बी को उसे पैसा देना है, फर्म देगी नहीं पैसा उसको, क्योंकि उसे पता था जब लोन नहीं दे सकता है तो उसने लोन ए को क्यों दिया, जब से पता था अलाउड नहीं है, तो ये गलती है ना उसकी। तो आगे क्या बोला है, पार्टनरशिप अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, मैंने समझाया था इमरजेंसी में पार्टनर कुछ भी करके अगर फर्म को लॉसेस से बचा रहा है तो उसकी अथॉरिटी नहीं देखी जाएगी कि उसकी कितनी अथॉरिटी, बस वो फर्म को लॉस से बचा ले। तक क्लैरिफाई हो गया? या इसमें बोला पढ़ देना एक बार। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर, जैसे मान लो मेरी एक उसकी दुकान है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की, अब मेरे पे मोटरसाइकिल वाला आया, करा भाई मैं गाड़ी भूल गया, ये वाला इंजन है, ये वाली गाड़ी है, कोई एक जो परफेक्ट इसके लिए फ्यूल पंप है वो दे दे। मैंने निकाला, मैंने फ्यूल पंप दिया, भाई ये आपकी वाली गाड़ी के लिए जो आपने बताई है वो सबसे जो बढ़िया है, ले जाओ। वो ले गया, अब वो जाके घर पे गया, वो जो फ्यूल पंप था वो चला ही नहीं, मतलब वो बेकार था। अब वापस आया, उस सारे पार्टनर बैठे थे, वो कह रहा वही तुम सब लेके गए थे, तो उसने कहा भाई तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा बोला था कि ये चलेगा, तो फिर हमने कहा अच्छा हमारे पार्टनर ने बोला, तो फिर हम इसके लिए लाइबिलिटी, हम लाइबल हैं इस सब के लिए। तो यही बोला, अगर कोई पार्टनर एडमिशन कुछ चीज़ें अपनी इफेक्ट हो नहीं, अपने हमारा पार्टनर किसी चीज़ के लिए अलाउ करता है कि ऐसे ऐसे काम करेगा, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं करी काम तो पूरी फर्म लाइबल होगी। अब यकीन नहीं हो रहा तो यही एग्जांपल मैंने आप सबके समझ लिया, इस एग्जांपल को आप पढ़ लेना है पूरा एग्जांपल को। अब हम कौन सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। अगर हमने एक पार्टनर को कोई इन्फॉर्मेशन दे दी तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो सारे पार्टनर्स तक पहुंच चुकी है। क्यों? ये पार्टनर एजेंट भी है, एजेंट अपने प्रिंसिपल को सारी इन्फॉर्मेशन देता है, तो अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स को दी है तो ये माना जाएगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन सारे पार्टनर्स तक पहुंच चुकी है। अगर वो नहीं देता वो उनकी मिसकंडक्ट है, उनकी गलती है। तो यही बोला, इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर ओके, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं देना, अगर स्लीपिंग पार्टनर को तुमने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, डोरमेंट पार्टनर को दिया, तो वो नहीं माना जाएगा
एक्टिव पार्टनर, अगर तुमने किसी फर्म के एक्टिव पार्टनर को कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, ये एज्यूम करा जाएगा कि पूरे फर्म को वो पता है वो इन्फॉर्मेशन। तो गाइस सोचा था पूरा कराऊंगा, बट ये बहुत ज़्यादा है, तो आई थॉट तो इसको 2 पार्ट्स में मैं ले जाऊंगा। 35 पेजेस कवर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में नीचे बोल देना अगला पार्ट अगर आपको चाहिए, तो मैं अगला पार्ट भी बना दूँगा। थोड़ा थक भी गया हूँ साथ साथ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।